हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। माय नेम इज़ वत्सला सिंह। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 6। ये क्लास 12th का है चैप्टर 6। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट रेफर टू अ सिचुएशन इन विच अ इंडिविजुअल इज़ अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। रूरल डेवलपमेंट में आप अगर आम भाषा में बात करें तो आप गांव में देखते होंगे जो लोग गरीब होते हैं, पिछड़े लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी जो डेली नेसेसिटीज़ की चीज़ होती हैं, यानी कि जो लाइफ को रन करने के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी क्या करते हैं, फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी होता है, यानी कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो गांव हैं, जहाँ पे भी अभी भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट लाना, ताकि लोगों की जो बेसिक नीड है कम से कम वो तो पूरी हो सके। In other words, it is the ability of an individual to fulfill the minimum requirement of life, like food, clothing, shelter, education and health facilities. इसमें क्या क्या चीज़ों की आती है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं एक इंसान की, लाइक फूड हो गया, शेल्टर हो गया है, रोटी कपड़ा मकान जिसे हम कहते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गई हैं, वो सब उन लोगों को प्रोवाइड करना। It is a continuous and comprehensive socio-economic process trying to improve all the aspect of rural life। और ये क्या है, comprehensive socio-economic process है जो कि कोशिश करता है कि जो रूरल लाइफ है, जो ग्रामीण जीवन है, पद्धति, उसको क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा सकें। फिर हम देखते हैं, इन अदर वर्ड्स, रूरल डेवलपमेंट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव टर्म विच इसेंशियली फोकस ऑन किस पे फोकस करता है? फोकस ऑन एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एरिया विच इज़ लैकिंग बिहाइंड इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ विलेज इकोनॉमी। ये ऐसे एरिया पे फोकस करता है विलेजेस के जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह गए हैं। वहाँ का डेवलपमेंट करना, लोगों को मोटिवेट करना कि वो अपनी जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज़ करें, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना डिफरेंट, वहाँ बिजनेस सेट करना, मतलब ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वहाँ का वो करना। ठीक है, तो रूरल डेवलपमेंट में हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं ऐसे एरिया को जो कि अभी भी डेवलपमेंट के मामले में पीछे रह गई हैं। द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल इकोनॉमी कम्स अंडर रूरल डेवलपमेंट, जैसे कि सच एज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, इलेक्ट्रिसिटी, डैम्स, ये सब हो गए हैं, ये सब उनको प्रोवाइड करना। ठीक है, लैंड रिफॉर्म करना, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम एक्सेट्रा। ठीक है, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लाना, बिजनेस सेट करना, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपके डेवलपमेंट में आती हैं। अब एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करें तो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या होता है? इट रेफर्स टू द क्रेडिट फॉर द फार्मिंग, मतलब जो हम फार्मिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो क्रेडिट या लोन प्रोवाइड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट कहते हैं। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, क्रेडिट बिकम्स द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। अब हम अगर इंडियन एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट सीजन्स आते हैं, मौसम अलग अलग होते हैं। कभी हमारे यहाँ क्या है, सभी मौसम होते हैं। ठीक है, जैसे बारिश हो गई है, गर्मी हो गई है, ठंडी हो गई है, सावन हो गया, ऐसा है। तो हम लोग के यहाँ ये सारे सीजन्स पाए जाते हैं इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म पीरियड
एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जहाँ जो लैंड है वो क्या है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। आप अपने गांव में भी जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कुछ ज़मीनों पे खेती हो रही है, कहीं पे कुछ काम हो रहा है, तो कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट यूज़ के लिए वो लैंड्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रेडिट है वो इंडियन एग्रीकल्चर के लिए क्या है, लाइफलाइन हो गई है। क्योंकि आप भी सुनते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो वहाँ पे न्यूज़ में ऐसा आता है कि इस बार अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल अच्छे नहीं हुए हैं, या तो यहाँ की किसानों की ये फसल बाढ़ की वजह से ख़राब हो गई है। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत, उसमें प्रॉफिट होना बहुत अनसर्टेन है। कोई ऐसा फिक्स नहीं होता है कि उन्हें प्रॉफिट होना ही होना है। तो यहाँ पे जब उनको लॉस हो जाता है तो वो लॉस को फेस कैसे करेंगे, उस लॉस को कैसे रिकवर करेंगे, फिर वो अपना एग्रीकल्चर कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो इसके लिए उनको एग्रीकल्चर क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। तो यहाँ पे दो सोर्सेज हैं, पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए हैं, ज़मींदार हो गए, साहूकार हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये क्या है, अनइंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं क्रेडिट के, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। अब इनके मेरिट की बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल की, तो क्या क्या मेरिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। तो इसका पहला एडवांटेज है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। लोन क्या होता है, ईजिली मिल जाता है। लोन इज़ प्रोवाइडेड एनी टाइम, और कभी भी मिल जाता है, ठीक है। फिर क्या है, ईज इन टेकिंग लोन, और यहाँ पे लोन लेना भी क्या होता है, ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। जब इसके मेरिट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, फिर डीमेरिट्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो डीमेरिट्स क्या क्या है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो ज़मींदार होते हैं, साहूकार होते हैं, वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं। और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स, और फार्मर्स को एक्सप्लॉयट करने का भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर उनसे और भी, जैसे कि उनकी ज़मीन की कागज़ हो गया है वो रख लेते हैं, खेतों के कागज़, या फिर उनसे क्या करते हैं, कम रेट पे या कम प्राइस पे आप कह सकते हैं उनकी फसलें परचेस करते हैं, जिससे उनका लॉस होता है। या तो उन्हें फोर्स करते हैं कि वो सारी अपनी जो एग्रीकल्चर से जो हो रही है फसल वो उन्हीं को ही बेचे। तो इस तरीके से एक्सप्लॉइट भी करते हैं फार्मर्स को, या तो अपने ज़मीनों पे भी काम करने के लिए बुलाते हैं। तो ये डिफरेंट मेथड से फार्मर्स जो गरीब है उन लोग को एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। Farmers were forced to sell their products to the lender at low price. लो प्राइस पे उसको लेंडर को फसल बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, ठीक है। इट रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन विच आर लीगली मीन टू प्रोवाइड क्रेडिट। तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अपने मेंबर्स के लिए क्या करती हैं, फ्रेम की जाती हैं, और वो अपने मेंबर्स को हेल्प करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। दे प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट टू द फार्मर्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करने का, फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। दे आल्सो प्रोवाइड डायरेक्शन इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन टू द फार्मर्स सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, और ये क्या करती हैं, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे क्या हो सके, फार्मर्स की जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, उसके लिए भी क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा भी मतलब सक्सेसफुल नहीं दिखी कि वो एग्रीकल्चर में पूरे क्रेडिट जो फार्मर्स की जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकें, इसलिए फिर उसमें कॉमर्शियल बैंक भी अपना रोल प्ले करते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कौन कौन से बैंक हैं, जैसे SBI हो गया है, PNB हो गया है, केनरा बैंक हो गया, ये सब क्या है, आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं। तो यहाँ पे जो कमियाँ रह गई थी, जो कि फुलफ़िल नहीं कर पा रही थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उसको फुलफ़िल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक्स आए रूरल एरियाज़ में, और उन्होंने क्या
किया, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का काम, लोन प्रोवाइड करने का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, और भी डिफरेंट स्कीम्स जो हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है हमारे कमर्शियल बैंक्स ने किया। फिर हम थर्ड बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक्स। ये स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए ही बनाए गए थे, जैसे नाम से भी आपको दिख रहे हैं कि रीजनल रूरल नाम ही रखा गया है इसका, ठीक है। These banks are set to promote credit facility in rural and backward areas of the country। ये क्या थे, जो हमारी रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ थी वहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ को प्रमोट करने के लिए सेट की गई थी या इस्टेब्लिश की गई थी ये सब बैंक्स, ठीक है, RRBs। दे ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड फोकस ऑन द क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, और इनका फोकस रहता है जो हमारे बैकवर्ड सोसाइटीज़ रह गई या कम्युनिटी रह गई, वीकर सेक्शन, उसको हम क्या कर सकें, फाइनेंस प्रोवाइड कर सकें, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स उन सबकी फुलफिल की जा सके। फिर हम बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड के बारे में आप पहले भी पढ़े होंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका भी एम है जो रूरल एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर जो हैं उसको क्रेडिट प्रोवाइड करना है एग्रीकल्चर एरिया में। तो इस एम के साथ ही इस्टेब्लिश की गई थी। कब इस्टेब्लिश की गई थी? इस्टेब्लिश्ड इन 1982। The bank has been entrusted with the matter concerning policy, planning and operations in the field of credit for agriculture and other economic activities in rural area of the country। ये किस लिए फ्रेम किया गया था कि जो भी मैटर्स होते हैं एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के डेवलपमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ये क्या करें, पॉलिसीज़ बनाए, प्लानिंग करे, ऑपरेशंस करे, या तो जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उसको फील्ड एरिया तक में क्या किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके, इसलिए नाबार्ड वर्क करता है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज़ टू प्रमोट द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन रूरल एरिया। और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है रूरल एरिया में उसको प्रमोट करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। अब हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे। तो ये जो जैसे आपने नाम से ही देख रहा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, अपनी स्वयं मदद करने के लिए एक ग्रुप बनाया जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं या तो जो गरीब लोग होते हैं पुअर विलेजर्स, वो एक ग्रुप बनाते हैं और आपस में उसमें क्या होते हैं, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए इस ग्रुप को बनाते हैं। और इस ग्रुप में अगर किसी मेंबर को लोन चाहिए होता है तो वो सब क्या कहते हैं, अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, फिर जिस पर्सन को लोन चाहिए होता है वो उसको कम लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्या है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपुल्स होता है जो कि सेल्फ हेल्प के लिए क्या करते हैं, आपसी मदद के लिए, अपने मेंबर्स को मदद करने के लिए बनाए जाते हैं। और इसको इसको हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी फाइनेंस करती है, पार्शियली फाइनेंशियल असिस्टेंट टू HSG। हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्शियली इसको फाइनेंस प्रोवाइड करने का, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। ये स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं कि आपस में कभी हो सकता है, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल है, सपोज़ उसमें 10 लोग हैं, फिर उसमें से एक फ्रेंड को हो जाती है नीड पैसों की, तो उन सब लोग क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करते हैं और उस पर्सन को दे देते हैं। तो इसी तरीके से कुछ होता है कि जो पुअर पीपुल्स रहते हैं, फार्मर्स रहते हैं, वो आपस में ग्रुप बनाते हैं कि इन केस किसी मेंबर को अगर नीड होती है फाइनेंस की तो वो उसको प्रोवाइड कर सकें। फिर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होता है? Indian farmers always faces the problem of selling their products in the market at the right price। जो हमारे फार्मर्स हैं, आप हमेशा सुने होंगे कि फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो उनकी क्रॉप्स होती हैं उनकी जो राइट अमाउंट रहता है वो उनको नहीं मिल पाता है, जो उचित मूल्य रहता है उनके फसलों का उन्हें नहीं मिल पाता है ना। तो यहाँ पे इंडियन एग्रीकल्चर में यही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग उनकी
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉलेज नहीं होती है, तो यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो जो फैसिलिटीज़ हैं वो उसका क्या कर सकते हैं, फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उनको उनकी फसलों की सही प्राइस नहीं मिल पाती है। The basic deficit they face is the problem of market their product, ठीक है। तो जो उनके प्रोडक्ट्स रहते हैं उसको मार्केट करना, उसको मार्केटिंग करना उसका, वो ये चीज़ें नहीं कर पाते हैं। एंड हैंस द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग अराइज, तो इसीलिए यहाँ से क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की जो आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या होती है, अराइज होती है। Agriculture marketing is a process that include assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading and distribution of different agriculture commodities across the country। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, असेंबलिंग करना प्रोडक्ट्स को, इसका स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, पैकेजिंग हो गया है, ग्रेडिंग हो गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, ये सब क्या आती हैं, ये सब आती हैं आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स इट इंक्लूड्स द सर्विसेज इन्वॉल्व इन मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्म टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं इन मूविंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को मूव करने में, कहाँ से, फार्म से लेके, जो फार्म होता है वहाँ से लेके अल्टीमेट कंज्यूमर तक, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले होते हैं, उनके तक पहुंचाने में जो सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं, ठीक है। सपोज़ कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है, उस मैन्युफैक्चरिंग के बाद भी बहुत से प्रोसेस होते हैं उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने में, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया है और आपका कम्युनिकेशन हो गया है, आप कंज्यूमर से कम्युनिकेट करोगे कि उसकी नीड्स क्या हैं, वो उसको किस तरीके से चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, तो ये सब जो प्रोसेस हो गया है और उसको डिलीवरी कराना, तो ये चीज़ें किस में आती हैं, आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इन्वॉल्व की जाती हैं। A good marketing system is essential to mobilize the surplus agriculture products, food grain and raw material to feed urban population and industries। जो हमारी एग्रीकल्चर होती हैं वो भले गांव से होती हैं, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो प्रोडक्ट वो ग्रो कर रहे हैं, वो क्या होती है, वो अर्बन एरियाज़ में या इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई की जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर सिटीज़ से हैं तो हमें भी फूड्स कहाँ से मिल रहा है, हमारा भी जो चावल या फिर दाल जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ पे ग्रो हो रहा है, वो तो विलेजेस में ही ग्रो हो रहा है, रूरल एरियाज़ में ही हो रहा है। या इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है, जैसे कि सपोज़ लेज़ हो गया है, वो चिप्स मैन्युफैक्चर करती है, तो उसको पोटैटो कहाँ से मिलता है, उसकी सप्लाई कहाँ से आती है, तो ये तो उसका जो सोर्सेज है रॉ मटेरियल का वो तो रूरल एरियाज़ ही हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसमें फिर हम अगर डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करेंगे तो क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। पहला है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। अगर अपने गांव में जाइए, आप कभी अपने गांव जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि लोग जो गेहूं चावल होता है वो जब हो जाता है तो उसको जल्दी से सेल करना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा स्टोरेज नहीं होता है, वेयर हाउस नहीं होता है कि उसको स्टोर करके रखें। या तो जो सब आपके आसपास अगर सब्जी वाले होंगे तो आप वहाँ पे भी देखते होंगे, जो गरीब सब्जी वाले होते हैं उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं होता है कि वो कई दिनों तक अपने सब्जियों को क्या करें, स्टोर करके रखें ताकि वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं उनके पास। लैक ऑफ इफ़ेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन रूरल एरियाज़, और रूरल एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इन फार्मर्स, और फार्मर्स को इतना ज़्यादा एजुकेट नहीं किया जा रहा है, मार्केटिंग के बारे में उनको नॉलेज नहीं दी जा रही है, तो उनको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो क्या करते हैं, चीप प्राइस पे ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर देते हैं। लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस, और उन्हें फाइनेंस भी क्या होता है, एडिक्वेट फाइनेंस नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी उनकी नहीं हो पाती है। तो ये सब कुछ डिफेक्ट्स है एग्रीकल्चर मार्केटिंग के।
अब हम देखेंगे मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब कौन से स्टेप्स लिए गए हैं ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके। तो पहला है रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट में क्या आता है? It is a type of market which was established by the government of India for transparency in buying and selling of agriculture commodities। ये किस लिए इस्टेब्लिश की गई है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है ताकि जो हमारी बाइंग एंड सेलिंग है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, एग्रीकल्चर आइटम्स की, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। The buying and selling of commodities under this market is monitored by the कम्युनिटी विच इंक्लूड्स द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे जो बाइंग एंड सेलिंग होती है वो मॉनिटर की जाती है कम्युनिटी के द्वारा, ठीक है, एक कमेटी के द्वारा मॉनिटर की जाती है जो किसको रिप्रेजेंट करती है या किसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है? वो गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है। It is established just for protecting farmers for fraud by middlemen and to provide the adequate price for their committees। ठीक है, यहाँ पे ये कमिटी जो होती है वो किस लिए इस्टेब्लिश की जाती है, किस लिए वर्क करती है? ताकि जो मिडिल मैन्स हो गए हैं, जिसे आप जो मतलब जैसे कि मैन्युफैक्चर हो जाता है, फिर उसके बाद मिडिल मैन आते हैं, फिर उसके बाद रिटेलर्स आते हैं, होलसेलर, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना कि मैन्युफैक्चर, होलसेलर, मिडिल मैन, ठीक है, फिर उसके बाद रिटेलर्स आते हैं। तो यही होता है, जो मिडिल मैन्स होते हैं वो फार्मर्स के पास जाते हैं और चीप प्राइस पे क्या करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, कमोडिटी को परचेस करते हैं, या उनकी जो एक्चुअल राइट प्राइस है मार्केट में उससे कम प्राइस में वो चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर हाई प्राइस पे कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो ये जो उनके साथ ये फ्रॉड हो रहा है उससे बचाने के लिए उनको उनके प्रोडक्ट्स की, कमोडिटी की जो एक्चुअल प्राइस है, राइट प्राइस है, वो उनको प्रोवाइड की जा सके। इस चीज़ का ध्यान कौन रखता है? जो ये कमिटी बनाई गई है। Cooperative agriculture marketing societies. It refers to the type of marketing society and formed by the farmers to sell the output collectively and to take advantage of collective bargaining in order to get better price for the crops। जो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी होती है ये क्या करती है? टाइप ऑफ मार्केटिंग सोसाइटी, ये एक मार्केटिंग सोसाइटी होती है, ठीक है, या मार्केटिंग सोसाइटी के टाइप होती है जो किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो फार्मर्स हैं वो जो उनके आउटपुट्स हैं, ठीक है, यानी उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वो ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स, उनको क्या किया जा सके, उनको बार्गेनिंग करके जो उनके प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है, राइट प्राइस है, वो उनको प्रोवाइड की जा सके। इसलिए कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी, ठीक है, आपने सुना होगा एमएसपी के बारे में जब किसान बिल पास हुआ था। तो ये इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो जो प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं उसकी जो एक मिनिमम सेलिंग प्राइस होगी है कि गवर्नमेंट एक मिनिमम एमएसपी सेट कर देती है कि ये आपके प्रोडक्ट की मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे लो प्राइस पे आपको नहीं बेचना है। ये उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए बनाई जाती है, क्योंकि लोग क्या होता है, जैसे कि मिडिल मैन्स हो गए हैं या तो बड़े फार्मर्स हो गए हैं, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, वो उनसे लो प्राइस पे क्या करते हैं, कमोडिटी या क्रॉप्स को परचेस करते हैं। तो यहाँ पे उनको एटलीस्ट मिनिमम एक सेलिंग प्राइस सेट किया जाता है जिससे नीचे उन्हें नहीं सेल करना होता है, मतलब कि एटलीस्ट उनको उनके प्रोडक्ट का जो एक आप कह सकते हैं फेयर प्राइस है वो तो रिसीव हो, इसलिए एमएसपी को बनाया गया है। फिर सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट में क्या है? इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ये गवर्नमेंट ने किस लिए सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट को इंट्रोड्यूस किया? ताकि जो हमारी एग्रीकल्चर है उस इकोनॉमी में उसको स्ट्रेंथन की जा सके और प्रमोट किया जा सके।
Railway offers low rate of transport to the farmers for bringing their products to urban market where they may get better deal. यहाँ पे जो रेलवे है हमारी इंडियन रेलवे, वो फार्मर्स को कम प्राइस पे या फिर कह सकते हैं लो ट्रांसपोर्ट रेट पे अलाउ करती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, कमोडिटी को एक जगह से या फिर दूसरे जगह ले जा सकें, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ले जाके सेल करें, जिसकी उन्हें क्या होगी, अच्छी प्राइस रिसीव होगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशन शॉप्स फॉर फेयर प्राइस शॉप्स ऑपरेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द इकोनॉमी। यहाँ पे जो राशन शॉप्स है या फेयर प्राइस शॉप्स है, ठीक है, वो ऑपरेट किए जाते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन द इकोनॉमी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तक इकोनॉमी में, ठीक है। Fair price shops offer essential commodities like rice, wheat, pulses, kerosene, etc. at low price to the financial lower section below poverty line to the society. आप कई जगह देखे होंगे तो वहाँ पे क्या होता है, राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है लो प्राइस पे। तो गांव में ऐसा कई जगह होता है, ऐसे सेंटर्स बने होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो कि फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं, जहाँ पे लो प्राइस पे क्या होते हैं, ये सारी कमोडिटीज़ या फिर ये सारे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, जो फाइनेंशियली लोअर सेक्शन होते हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस होते हैं, जो कि पुअर्स होते हैं, जो कि हाई प्राइस पे चीज़ें नहीं अवेल कर पाते हैं, उनके लिए बनाया गया है। हर कोई इस शॉप से नहीं खरीद सकता है। फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या है, ग्रेडिंग में क्या होता है, हम डिवाइड कर देते हैं प्रोडक्ट्स को इन डिफरेंट लॉट विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स इन शेप, साइज, टाइप, क्वालिटी, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोडक्ट की साइज़ क्या है, क्वालिटी क्या है, या तो किस नेचर के है प्रोडक्ट, उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा राइस में ही, तो राइस भी कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि उसके ग्रेड अगर हम कर दिया जाए, ग्रेड्स ऑफ राइस आर बासमतीज, एरोबियो, ब्राउन, जैस्मीन, वाइट, ठीक है। ये तो टाइप्स ऑफ राइस हैं। ये एक जैसे जो सिमिलर टाइप्स की होती हैं उनको हम एक टाइप में डाल देंगे, फिर जो दूसरे तरह की होती हैं उन्हें हम दूसरे में। तो यहाँ पे उनकी जो टाइप्स हैं, नेचर हैं, उसके बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ग्रेडिंग कर देते हैं। अब हम देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ राइस एंड सोल डिपेंडेंस ऑफ रूरल एरियाज ऑन एग्रीकल्चर देयर एग्जिस्ट नीड टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप सपोज करो आप एक फार्मर हो और आप सोचो कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही मैन्युफैक्चर करोगे या एक जो क्रॉप है वही ग्रो करोगे, तो आपको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीज़न चेंज होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ठीक है। जैसे आपको किसी सीज़न में मटर देखने को मिलता है, ठीक है, किसी सीज़न में आपको मकाई जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक सीज़न में एक ही प्रोडक्ट को फिर मतलब ग्रो करोगे, फिर नेक्स्ट सीज़न उसका अगर चला जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, लॉस होगा, या तो आप नेक्स्ट सीज़न आने का वेट करो। तो यहाँ पे सीज़न के हिसाब से क्या होता है, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करना, मतलब कि आज इस चीज़ को, इस क्रॉप्स को ग्रो करें, फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरे क्रॉप्स को ग्रो करें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डाइवर्सिफाई करना, सपोज़ आप 2 मंथ्स राइस ग्रो कर रहे हो, फिर उसके बाद वीट ग्रो कर रहे हो, फिर उसके बाद कुछ पोटैटो हो गया या फिर और सब चीज़ें हो गई हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो लगा रहे हो, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। या तो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी आती हैं, जैसे कि डेयरी का काम आपने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, ब्रीडिंग करा रहे हो आप, एनिमल ब्रीडिंग्स, तो ये सब चीज़ें आती हैं किसमें, आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में। डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम क्रॉस फार्मिंग टू अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है, शिफ्ट करते हैं हम क्रॉप फार्मिंग से कहाँ पे, अदर एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। इट राइजेज द लेवल ऑफ इनकम एंड रिड्यूस द हैवी राइज, ठीक है। ये लेवल ऑफ इनकम को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है।
Finding livelihood away from crop farming become more important when it is realized that crop farming sector is overburdened. यहाँ पे सिर्फ अगर क्रॉप फार्मिंग पे आप अगर डिपेंड हो गए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, ओवरबर्डन हो जाएगी। अब हम इसके एस्पेक्ट्स की बात करें तो दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। इट रेफर टू चेंजिंग द सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम इन मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। यहाँ जो हम सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम था जहाँ पे हम सिर्फ एक ही टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे, उससे हम शिफ्ट होकर क्या करेंगे, मल्टीपल क्रॉप्स को क्रॉप ग्रोइंग सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे। अर्लियर ए सिंगल फूड ग्रेन इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन पीस ऑफ लैंड। यहाँ पे पहले क्या होता था, सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड यानी एक ज़मीन का जो टुकड़ा है वहाँ पे एक हम सिंगल टाइप्स के ही प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। द बेसिक एजेंडा ऑफ डाइवर्सिफाई दिस इज़ टू चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन टू कैश क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ जो फूड ग्रेन्स ही हम बस ग्रो कर रहे थे उससे हम क्या करें, डाइवर्सिफाई होकर कैश क्रॉप्स जो हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट कर दिए। मल्टीपल क्रॉपिंग रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर। यहाँ पे क्या है, जो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है वो किसको रेफर करती है, प्रोडक्शन ऑफ मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। यानी कि एक ईयर में आप सिर्फ एक क्रॉप नहीं उससे ज़्यादा क्रॉप अगर ग्रो कर रहे हो तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है। It decreases the dependence of farmers on one or two crops as they are now engaged in production of variety of crops. तो यहाँ जो फार्मर्स थे जो सिर्फ एक क्रॉप के ही ऊपर डिपेंड करते थे कि अगर वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट होगा, उससे क्या हो गया, उससे वो शिफ्ट करके जब वो डिफरेंट क्रॉप्स और अदर क्रॉप्स को भी ग्रो करने लग गए तो उनको जो एक सीज़न में ही सिर्फ प्रॉफिट होता था अब उनको दूसरे सीजन्स में भी क्या होगा, प्रॉफिट होने लग जाएगा। Diversification of productive activities due to overburden of crop farming sector, major portion of the increasing workforce were given employment opportunities in non-farming sector। अब यहाँ पे क्या है कि जो बहुत ज़्यादा सेक्टर था हमारा एग्रीकल्चर का वो किस पे डिपेंड करता था कि क्रॉप्स को ग्रो करना है, क्रॉप्स के प्रोडक्शन में इंगेज था। अब यहाँ पे नॉन फार्मिंग सेक्टर्स है वहाँ पे भी लोगों का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाने लगे। अब नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में क्या आता है, नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में आता है एनिमल हस्बेंड्री, includes breeding, caring and rearing of farms animal like cattle, goats, ducks etc। ठीक है, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया गया जिसमें एनिमल्स को ब्रीड करना, उनकी केयर करना, उनको रियर ऑफ फार्मिंग एनिमल्स, ठीक है, रियरिंग ऑफ फार्मिंग एनिमल्स, इन सब जो एनिमल्स हैं उनको पालना, उनकी देखभाल करना, उनका यूज़ करना फार्मिंग के लिए, ये सब स्टार्ट कर दिया गया। फिशरीज आते हैं इसमें, मत्स्य पालन, ठीक है, मछली को जो लोग पालते हैं फिर उसको सेल करते हैं। फिर क्या है, हॉर्टिकल्चर, इट इंक्लूड्स कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। द रिवोल्यूशन कनेक्टेड टू हॉर्टिकल्चर इज़ नोन एज गोल्डन रिवोल्यूशन। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर है उसका रिवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, गोल्डन रिवोल्यूशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर, मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ग्रो करते हैं, ठीक है, उनकी फार्मिंग करते हैं। अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। The development of our present generation without hampering the development of future generation is known sustainable development। Sustainable development क्या होता है कि आज जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो उससे जो आपकी आने वाली जनरेशन है उसके डेवलपमेंट में कोई रुकावट ना आए, कोई बाधा ना आए, या तो उसकी डेवलपमेंट अफेक्टेड ना हो। ठीक है, इन फ्यूचर आपको जो आप काम कर रहे हो उससे कोई लॉस ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि आने वाले जनरेशन को अफेक्ट करे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन
producing fruit naturally. Under such farming, the use of chemical fertilizers and highly yielding varieties of seeds is totally prohibited. यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, जो हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने में, फ्रूट्स को ग्रो करने में, उससे क्या होता है, उसमें प्रोहिबिशन लग जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, उनको यूज़ नहीं करना होता है. बिल्कुल नेचुरल तरीके से फ्रूट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करना होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में. ये क्या होता है, ये एक इको फ्रेंडली मेथड है ऑफ कल्टीवेशन विच ब्रिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन दी कंट्री, जो कि क्या करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाती है कंट्री में. यानी कि इस मेथड को अगर आप अडॉप्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो इससे ना आपको करेंट जो जनरेशन है उसको भी कोई लॉस नहीं होगा, ना जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसको कोई लॉस होगा. In other words, it is a type of farming system in which total farming restores, maintain and enhance the balance of ecological system. यहाँ पे क्या होता है, इस फार्मिंग को अगर आप अडॉप्ट करते हो, इस मेथड को चूज़ करते हो, तो क्या करती है, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है उसको बैलेंस करती है और इन्हेंस करने का काम करती है. This method of farming is very popular across the globe. Many countries produce around 10% of their food output throughout organic farming. ये क्या है, एक बहुत फेमस मेथड है जो कि पूरी कंट्री में ही नहीं, हमारे इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोब में फेमस है. और मेनी कंट्रीज़ जो है, बहुत सी कंट्रीज़ हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इसी मेथड से प्रोड्यूस कर रही हैं. 10% ऑफ देयर फूड एंड आउटपुट इसी मेथड से दूसरे कंट्रीज़ में भी प्रोड्यूस किया जाता है. बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं. ये इको फ्रेंडली सिस्टम है ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स. यहाँ पे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है, इसलिए क्या है, ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम है. It is less expensive method because of use of traditional technique of production. ये क्या है, ये less expensive method है, बहुत ज़्यादा इसमें expense नहीं आता है. फिर क्या है, increase the level of income and as demand for organic product is increasing rapidly in international market. और organic farming में क्या है, आप प्रोडक्ट की प्राइस, क्योंकि आप एकदम नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी अच्छी क्वालिटी होती है, इसलिए आप उसे हाई प्राइस पे बेचते हो, तो यहाँ पे जो आपकी लेवल ऑफ इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती है. इट प्रोवाइड हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड, और ये एक हेल्दी और टेस्टी फूड क्या करता है, नेचुरल वे में प्रोड्यूस करके आप लोगों को प्रोवाइड करते हो. प्रोवाइड्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एज इट इज़ लेबर इंटेंसिव, और ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है. अब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है देखते हैं. इट रेफर टू द टेक्निक विच रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस द गुड्स. ये एक टेक्निक है जिसमें हम अगर फूड्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें मशीन्स की नहीं, मशीन से ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करने में अगर हमें लेबर की ज़रूरत होती है तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोलते हैं. लेबर फोर्स क्या होता है, इट रेफर टू द एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्क. लेबर फोर्स वो होता है जो आपके एक्चुअल पीपल हैं, वर्क के लिए अवेलेबल हैं आपके पास, उसे हम लेबर फोर्स कहेंगे कि हमारे पास इतने लेबर फोर्स हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. तो इसी के साथ जो आपका ये चैप्टर है, चैप्टर 6 कंप्लीट होता है. तो हाँ, ये इसकी समरी हम लोगों ने ये पॉइंट्स कवर किए हैं इस लेक्चर में. तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है आपका. थैंक यू.